बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसमिशन के सिलसिले में मैं हूँ यासिर रहमान और यकीनन पाकिस्तान ने जो कहा वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। और जो जवाब हमने कहा था कि ये सिर्फ हमें इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, जब हम जवाब देंगे ना तो पूरी दुनिया को भारत समेत पता चलेगा। और यही वजह है कि आज वो चीखो पुकार पुकार हमें नज़र आ रही है हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर, जो कुछ दिन पहले एक ऐसी ख्यालाती और तसव्वुराती दुनिया में रह रहा था कि शायद उसने तो पूरा पाकिस्तान खाक में बदहन जो है वो फतह कर लिया था, ऐसे लगता था। लेकिन आज जब हमने रिस्पॉन्ड किया, सबसे पहले तो हमने रिस्पॉन्ड दिन के उजाले में किया, रात के अंधेरे में नहीं किया। दूसरा, हमने उनको रिस्पॉन्ड करके ये बता दिया कि तुम में और हम में फ़र्क है, बुज़दिल और बहादुर में फ़र्क होता है। कैसे फ़र्क होता है? आपने जितने भी हमारे अहदाफ को निशाना बनाया वो सिविलियन अहदाफ थे। आपने मस्जिदें के ऊपर निशाना बनाया, आपने मदरसों के ऊपर निशाना बनाया। हमने जो निशाना बनाया उन जगहों पर निशाना बनाया जो जगह हमारे ऊपर निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। और इस ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा गया है, सीसा पिलाई दीवार, आहनी दीवार। और सूरह सफ की आयत में हमें एक ही ये हुक्म दिया जाता है कि जब जंग मुसल्लत हो जाए तो एकजुट होकर दुश्मन से भिड़ जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा। बिल्कुल इसी के मिस्दाक आज कौम खड़ी है अपनी अफवाज के साथ। फ़ख्र है हमें। क्यों? अभी भी मैं जब अपने स्टूडियोज़ के लिए आ रहा था तो पाकिस्तान में लाइफ एज यूजुअल चल रही है, लाइफ एज नॉर्मल चल रही है। उसकी बुनियादी वजह सबको पता है मुझ समेत कि हमारे वो जवान, हमारे वो जर्री, हमारे वो बहादुर इस वक्त जो पाकिस्तान का मान है वो इस वक्त मौजूद हैं सरहदों के ऊपर। वो फ़िज़ाई सरहद हो, वो बहरी सरहद हो, वो ज़मीनी सरहद हो, वहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद रहकर उन्होंने भरपूर जवाब दिया। इसलिए हमें किसी किस्म की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बरक्स अगर आप इस वक्त इंडियन मीडिया उठाकर देख लें तो वहाँ पर आहो बुका है, सिसकियाँ हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तो जवाब उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर दिया है, इसके अलावा नहीं दिया। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने अपने जवाब का हक इस्तेमाल किया। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। पाकिस्तान ने कोई एस्केलेशन नहीं की है। इंडिया इसके बाद अब कोई एक्शन अगर लेता है तो वो एस्केलेशन की मद में आएगा। पाकिस्तान ने तो हक के जवाब इस्तेमाल किया है। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त तक जो मामलात सामने आ रहे हैं, जो कंफर्म न्यूज़ हैं, कुछ देर पहले खुद इंडियन मीडिया पे आके इंडियन आर्मी ऑफिशियल, मिलिट्री ऑफिशियल कर्नल कुरैशी जो उनकी खातून है, जिसको सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, एक तरफ एक खातून सिंह को खड़ा करके, दूसरी तरफ कुरैशी को खड़ा करके, जो अब तक की इतलात हैं ब्रामूस की स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया गया है। आदमपुर वो जगह जहां से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए, उस समय तमाम बेसिस को निशाना बनाया गया है। और इसके साथ पठानकोट एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। भारतीय एक ब्रिगेड है, हेडक्वार्टर केजी टॉप, उसको तबाह कर दिया गया है। जिन तोपखानों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया उन्हें खामोश करा दिया गया है। इस ट्रांसमिशन के हिस्से में हमें बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात ने ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन कर रही हैं अशरों पर मुहिम भारतकारी का तजुर्बा रखने वाली शख्सियत नायला चौहान साहिबा, नामवर तजियाकार हैं। बाबर गौरसी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी बेबाक आवाज़। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर दिफाई तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, सबसे पहले तो यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक पूरी पाकिस्तानी कौम और आपको मुबारकबाद देते हैं जिस तरह से हमने जवाब दिया है। जवाब कितना तगड़ा है हमारा, ये फरमाइएगा। जी हाँ, आपने तो वो टारगेट्स गिनवाए हैं जो आज पाकिस्तान ने हिट किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान ने वो तमाम टारगेट जो हमने डेजिग्नेट किए थे, जो हमने लॉक किए थे, वो सक्सेसफुली, कामयाबी से अचीव किए। अभी चूंकि वो टारगेट्स के ऊपर पाकिस्तान ने हिट कर दी हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपने जो ब्राह्मोस का बताया, आपने आदमपुर का बताया, उधमपुर का बताया, सिरसा एयरफील्ड का बताया, और ये कहा कि हमने वो टारगेट्स हिट किए हैं जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल लॉन्च हुए थे, ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं। अब मैं इसमें इतना अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चीज़ों को एक नुक्ते में सिक्वीज कर दिया है। और ये इंटर एयर कंबाइंड आर्म ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो आपने जो नाम दिया बुनियानुल मरसूस, जिसके ऊपर ये ऑपरेशन शुरू किया, सीसा पिलाई दीवार। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने फिजा में एक सीसा पिलाई दीवार बना दी थी, और उस सीसा पिलाई दीवार से सिर्फ वही गुजर सकते थे और इंडिया, हम भारत जा सकते थे
भारत से जो जहाज है वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। इसलिए आपने देखा कि पाकिस्तान के शाहीनों ने उनके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद किया, और कितने $1.5 बिलियन का जो लॉस हुआ, वो कितना बड़ा लॉस है। अब पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने वो तमाम जगहें जहां से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे थे उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक है आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, दूसरे हैं आपके टेक्टिकल टारगेट्स, और तीसरे हैं आपके इंटेलिजेंस रिलेटेड टारगेट। यानी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स में अगर आप देखिएगा तो उधमपुर एयरफील्ड, जहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए जो जहाज होते हैं वो पार्क किए जाते हैं, उनकी स्टोरेज है, उनका हैंगर्स है। उसके बाद आदमपुर एयरफील्ड, आदमपुर एयरफील्ड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस है इंडिया का। पहला जो सबसे बड़ा एयरबेस है उनका वो है गाजियाबाद, जो वेस्टर्न कमांड के अंदर है। तो पाकिस्तान ने आदमपुर को हिट किया, और आपको पता है आदमपुर के अंदर जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में MiG-29, MiG-21 इंटरसेप्टर, फिर MiG-29 UPG वेरिएंट है, वो उन्होंने वहां रखे होते हैं। इसी तरह उधमपुर एयरफील्ड को वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम जो एयरफील्ड थे, और ब्रह्मोस की साइट जो है, ये है स्ट्रैटेजी में काउंट होते हैं। यानी जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप इन 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 टारगेट्स के गिर्द उसको बेस करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए नीचे टेक्टिकल टारगेट्स के ऊपर। जो हमने उड़ी का डिपो उड़ाया, टेक्टिकल टारगेट है। जो हमने उनकी मिसाइल साइट, जो हमने उनकी पोस्टों को तबाह किया, नेजा पीर हो गया, हाजी पीर हो गया, अपना रख चिकड़ी हो गया, ये तमाम इलाके जहाँ पे हमने उनकी पोस्टों के ऊपर बमबारी की और पोस्टों को तबाह बर्बाद किया, वो सारे के सारे टेक्टिकली आप खेलते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो वो आपकी टेक्टिकल टारगेट्स पे आ जाता है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं बार अर्ज कर रहा था कि राजौरी के अंदर रॉ का एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मरकज है, जहां वो दहशतगर्दों को ट्रेड करते हैं। और अभी जो खबरें आ रही है राजकुमार के बारे में, जो जी, राजकुमार पहलगाम में थापा, इन्वॉल्व था, और ये मुसलमानों जो का दुश्मन, राजौरी का कश्मीरियों का दुश्मन। दहशतगर्दी का मरकज है, जो रॉ के अंडर चलता है, उसके अंदर उन लोगों को भी ट्रेन किया जाता है जो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। जैसे पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी करने वाले यहाँ से गए थे, राजौरी के अंदर जो अपना पुलवामा में जो दहशतगर्दी हुई थी, उसमें जो लड़का इस्तेमाल हुआ था वो राजौरी से ताल्लुक रखता था। तो हम बारहा कह रहे थे कि राजौरी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, राजौरी का जो रॉ ने कायम किया, उसको हिट करे। इसी तरह दो गुजरात के अंदर है, वो पाकिस्तान ने भी टच नहीं किए। गुजरात के अंदर देखिए, हम इंटरनेशनल बॉर्डर से शुरू हुए, सूरतगढ़ से शुरू हुए, सिरसा आए, सिरसा के नीचे हम आदमपुर आए, आदमपुर से हम कश्मीर में एंटर हुए, हम उधमपुर गए, हम श्रीनगर एयरबेस गए, हम इसके ऊपर भटिंडा गए। यानी तमाम टारगेट लॉक ऑन करके हमने उनको एंगेज कर लिया। अब जो पाकिस्तान ने ये एयरफोर्स के जो ऊपर से टारगेट थे और स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल इंटेलिजेंस टारगेट को जो एक नुक्ते के अंदर मिक्स किया है ना, एक पॉलिसी में जो मिक्स किया है, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि साइमल्टेनियसली आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो दुश्मन के हाई वैल्यू HVTs जो आप कहते हैं उनको हिट कर रही है, टेक्टिकल वैल्यूज के टारगेट को हिट कर रही है, और इंटेलिजेंस वैल्यू के टारगेट को हिट कर रही है। तो इसके ऊपर आप जितनी शाबाश दें, और उसके बाद जिस तरह एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है जो उधमपुर एयरफील्ड पे लगा हुआ था, तो उसके ऊपर हम जितनी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, पूरी कौम सुन रही है हम इस वक्त उसके ऊपर आपको। जितने बोलिए। क्रेडिट दे वो कम है। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ से आगे इस तरह चलती है कि इंडिया जो कल 4 दिनों से शोर मचा रहा था, आप इंडिया मीडिया का कंडक्ट देखें। एक तो हमने डिफेंस कैपेबिलिटी पे बात की और वो टारगेट सारे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव कर लिए, लेकिन उसके साथ कल तक हम एक जो बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे थे। कल तक अमेरिकन से कह रहे थे कि जी हम पाकिस्तान इंडिया के वो कशीदगी में नहीं आ सकते। मैं एक मिलिट्री सेइंग कह रहा था जब से ये जो शुरू हुआ है, टेंशन शुरू हुई है, तो इंडिया का एटीट्यूड देख के मैं ये समझता था, और मैंने कहा, और ये बड़ी मशहूर सेइंग है कि एट टाइम द पीस कम्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन। तो वी ऐसे ही हैड है। टू यूज दैट बैरल ऑफ गन टू टेल द इंडियंस कि भाई पावर हमारे पास ये पावर टॉक्स टू कैपेबिलिटी। पावर, ब्रिगेडियर साहब, जी पावर हाँ, टॉक्स टू पावर। पावर टॉक्स टू पावर, एंड एट टाइम्स द पीस कम्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन। अब जब बैरल ऑफ द गन कल आज इस्तेमाल हुई है, तो कल तक अमेरिका जो आपको कह रहा था कि हम तो नहीं सालसी में आएंगे, आज सुबह ही सुबह मार्को रूबियो का फोन आया और उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम आपकी सालसी कराने के लिए चलें, तैयार है, आपने क्योंकि वो आपने सफारती हवालों के हवाले से भी बात कर ली है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो बताते चले ना कि पाकिस्तान ने
जो स्कोर सेट किया है वो किन किन महाजों के ऊपर किया है, कुछ आपने भी बताया। नगरोटा ब्राह्मूस स्टोरेज साइट को भी तबाह कर दिया गया है जी। S-400 सिस्टम अदमपुर में उसको तबाह कर दिया गया है। S-400 एयर डिटेक्शन सिस्टम है, $1.5 बिलियन इसकी कॉस्ट है, उसको भी तबाह कर दिया गया है। सिरसा एयरफील्ड, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, और राजौरी में बज़ाहिर इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन असल में ये रॉ का सेंटर था जो दहशत गर्दों के हवाले से इस्तेमाल होता था, उसको भी तबाह कर दिया गया। जिसमें जो थापा है, राजकुमार थापा, जिसको मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी जो है सख्त नफरत करते थे जिस शख्स से, और मुसलमान, इंडियन मुसलमान भी नफरत करते थे, उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मैं एक्सीलेंसी आपको इन्वॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो आपकी जज्बात, फीलिंग्स आज के इस दिन के हवाले से। यकीनन इस बुनियान महसूस में पूरी कौम एकजुट खड़ी है जैसे कि हुक्म हुआ है हमें, लेकिन इसके साथ साथ ये फरमाइएगा कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया कि कुछ दिन पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी इस मामले में हम नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, तो अब दुनिया आ रही है कि जी भाई बस करें, अब इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। सिर्फ डिप्लोमेटिकली आप इसको किस तरह देखती हैं? पहले तो ज़रा आप अपना बताइए। मेरे जज्बात तो जी, आई एम सो प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस। माशाल्लाह, ये फ़ख्र है ना सिर्फ हमारा, पूरी इस्लामी दुनिया का, कि ऐसी हमारी फ़ौज है, ऐसे हमारे बच्चे हैं। So I get very emotional, so don't ask me. It's quite natural. अच्छा चलें अब सफारती सतह के ऊपर आते हैं। बिल्कुल, और ये नेचुरल है जी इस वक्त अपनी कौम के साथ खड़े होना, जैसे एक्सीलेंसी जो है अपनी जज्बात का इजहार कर रही हैं, इस तरह ही हमारी माएँ बहनें जो घरों में हैं वो अपनी फ़ौज के लिए, अफवाज के लिए जो है वो उनकी हाथ दुआ में हैं और वो अपनी अफवाज के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआगो हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जनाब आपकी तरफ आते हैं, बाबर गौरसी साहब। हालात जो हैं, प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास जो है वो तलब कर लिया है, इस वक्त तक की सूरत हाल है। अब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जवाब तो दे दिया है, अब बॉल इंडिया के कोर्ट में है कि एस्केलेशन लेटर को अगर आगे लेके जाता है तो पाकिस्तान ने कह दिया कि जी ले जाएं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। योर टेक। बिल्कुल यासिर, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमने तो डिफेंस के तौर पे आपने ये चीज़ की है, जिस तरह हमारे DGI-SPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि जब हम अटैक करेंगे तो हमें इंडियन मीडिया को, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही पता चल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पता चला है रात को कि पाकिस्तान ने वाकया ही अपने डिफेंस में ये अटैक्स किए हैं। अभी तक पाकिस्तान ने खुद से कोई अटैक नहीं किया, ये उसका जवाब दिया है। अभी तक अगर आप देखें तो इस वक्त तक जो पाकिस्तान की अफवाज है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है, वो अभी भी चाह रहे हैं कि पीस हो। वो नहीं चाहते कि इस खिते में जो है कि जिस तरह की दहशतगर्दी इंडिया चाह रहा है उस तरह की हो, लेकिन चूँकि जब मजबूर किया जाता है, जब वो इंडिया ये चाह रहा है कि मैं इस खिते का जो है वो सबसे बड़ा मुल्क हूँ और इस लिहाज से मेरे पास तमाम रिसोर्स भी हैं, फोर्स भी है, और वो ये दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि अपने ज़ोर पर और अपनी जो जंगी जनून के हवाले से, अपनी दहशतगर्दी के हवाले से, अपना जो उनका एक नज़रिया है जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट नज़रिया कहते हैं, उसके हवाले से वो अपनी फ़ोर्स जो है वो पूरी दुनिया में अपना नज़रिया जो है वो साबित करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि ना हम आपको मानते हैं, ना आपके नज़रिए को मानते हैं, ना हम आपकी पावर को मानते हैं। जब आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम जवाब देना जानते हैं, और जवाब दे दिया। अभी जिस तरह आपने कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास है, यकीनन इस तरह की खबरें जो है मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इस तरह का इजलास होगा। यकीनन इजलास इसलिए भी होता है क्योंकि ये जंग जो है अब भारत इसको बढ़ाना चाह रहा है, पाकिस्तान बढ़ाना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है, पहले दिन से कहा था, आपको याद होगा जब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके बाद हमारे जो DGI-SPR और आजमाना नहीं, हम तो बार बार कह रहे थे जी हाँ, DGI-SPR और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आकर कहा कि आपने जंग स्टार्ट की है, इसको ख़त्म हम करेंगे। अब जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में है, लेकिन इसके साथ साथ हम कोई भी हम मुसलमान हैं, हम जंग पे मरने से नहीं डरते, लेकिन हम कभी भी नहते शहरियों का खून नहीं बहाना चाहते। और आपने देखा है कि उन्होंने जो अटैक्स किए हमारी मजहबी इबादत गाहों पर किए, आम शहरियों पर किए, स्कूलों पर किए, और आपने देखा उससे हमारे बच्चे और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो शहीद हुए, तो उसका भी हमें अफसोस है। लेकिन हमने जब जवाबी कार्रवाई की तो हमने उनकी जितनी तनसीबात थी, जो डिफेंस तनसीबात थी, उनको
उनको उनके जो स्ट्रेटेजिक जो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमने उनके ऊपर अटैक्स किए हैं, हमने उनकी जो टैक्टिकल फोर्सेस थी, उनके जो इंटेलिजेंस जहाँ पे वो स्पॉन्सर्ड रॉ स्पॉन्सर्ड जितने भी वहाँ पे दहशतगर्दी के अड्डे थे जो कि पूरी दुनिया में, जो पूरे खिते में ये फैलाता है, बल्कि खिता क्या पूरी दुनिया से महफूज नहीं है, उसकी बहुत सी मिसालें हैं। कनाडा की मिसाल है, आपने देखा यूके की मिसाल है, इसके अलावा भी बहुत सी मिसालें हैं। और जो हमारे आप देखें कि जो रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अब जो रीजनल सिक्योरिटी है वो एट स्टेक लगी है। और एट स्टेक क्यों लगी है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इंडिया जो है अपनी हेजमनी यहाँ पे कायम करना चाहता है, लेकिन वो कैसे कर सकता है, क्योंकि उनका नज़रिया और हमारा नज़रिया डिफरेंट है। लेकिन आप देखें कि हम जितनी हमारी आवाम है, आप देख लें उनमें जो खुशी की लहर है, वो आप देखें कि इतने जज्बाती हमारी कौम है, वो कहती हैं कि एक दफ़ा इसका जंग का जो है ना वो बिल्कुल वो कहते हैं कि नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि पिछले अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक्सेलेंसी, चले सफारती सतह के हवाले से पहले हम बात कर लेते हैं। मार्को रूबियो का जो रब्ता हुआ है हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म के साथ, जैसे पहले एक पोस्टरिंग थी अमेरिका की जानिब से कि अपना अपना मामला देख लें भाई, हम इसके अंदर नहीं पड़ेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दे दिया, ये जो अभी काविशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, डू यू थिंक कि भारत इसको आगे एस्केलेशन लेटर पे फर्दर नहीं लेकर जाएगा और यहीं रुक जाएगा, या वो आगे जाएगा? क्या दुनिया की जो ये पार्स हैं उसको अभी रोकने की पोजीशन में हैं? देखिए यासिर, लेट्स लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। जी, आपने 1998 में आपको ले जाती हूँ, 1998 मई में, अभी मई का ही महीना जी, जी, है, बिल्कुल। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एनिवर्सरी। तो हमें पता चल गया था कि भारत ने जो है अपने न्यूक्लियर अजाइम्स वो करीबन उन्होंने कंप्लीट कर लिए हुए थे। सो द एम्बेसीज, ऑल ऑफ अस वर इंस्ट्रक्टेड टू गो टू टॉक, अपने होस्ट गवर्नमेंट्स को बताएं कि ये हिंदुस्तान करने वाला है और उसको रोका जाए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ने किया तो हमारे पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि हम भी करें। सही है। तो सबने कहा नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान नहीं कर रहा, वो तो बड़ा सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री वो है, कैसे कर आप सकता इसकी है? फिक्र मत करें, आप मत कीजिएगा। और बीजेपी की हुकूमत थी उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत, बिल्कुल बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमने हर दर खटखटाया और बताया कि इनको रोक लें, इनको ये न्यूक्लियर टेस्ट ना करने दें, इनका रोल बैक करा दें, वरना ये साउथ एशिया न्यूक्लियर जोन बन जाएगा। हमने यासिर, पाकिस्तान वाज द कंट्री जिसने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पेश की थी फॉर साउथ एशिया एज न्यूक्लियर फ्री जोन। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर हो। आप ये कह रही हैं हमें मजबूर किया गया कि हम बिल्कुल 28 मई वो करें। रेजोल्यूशन वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दी गई। हिंदुस्तान ने जब किया तो सारा हम पे प्रेशर, आप मत कीजिएगा, आप मत कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हमने कर लिया तो देन दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग अस। सही। अदवानी जो था उसकी जसारत देखी कि उन्होंने दे थॉट पाकिस्तान इज ब्लफिंग, तो उसने कहा वील ब्रिंग पाकिस्तान डाउन टू इट्स नीज। और उस वक्त की जो स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई टुक यू टू हिस्ट्री के दिस इज देयर माइंडसेट। दे ट्राई टू टेस्ट यू। ये अभी तक सीखे नहीं कि वी आर नॉट ब्लफर्स। हम जब कहते हैं तो उसको फिर पूरी तरह से अमल पैरा होते हैं। इंडियंस आर ब्लफर्स, और अब उनकी ब्लफ निकल गई है। और मुझे तो अफसोस, कोई कह रहा था कि जी खवातीन, मैंने कहा ये तो खवातीन की भी तौहीन कर रहे हैं सही। कि खवातीन को आगे कर रहे हैं, नालायक तो इनके मर्द हैं, वो सामने आए, वो जो कुछ कर रहे हैं। आपने पूरे खित्ते को आग लगा दी है सही है। एक शख्स की ईगो, अना की वजह से। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, जब 98 था तो कोल्ड वॉर वाज स्टिल यू नो ऑलमोस्ट एंडिंग। 89 में खत्म हो गया था, काफी हद तक सिमट चुका था। सही है। रशिया का मामला खत्म हो चुका था, तो उस वक्त भी उन्होंने इसलिए इसी तरह न्यूट्रल प्ले करने अब क्या होगा? लोगों के जहनों में यही है कि डिप्लोमेटिकली क्या इस मसले का अब कोई हल इन्हें निकलेगा? एहसास चला हो गया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, हमारे जवान दुनिया में बेमिसाल है, बट हमारी जो दोस्ती चीन के साथ है वो भी बेमिसाल है। वाह। और जो आपको इक्विपमेंट वहाँ से मिला है, आई मीन
वो चीन को भी कभी सीरियसली नहीं लेते थे, हर 2 नंबरी के थे, ओ चीन 2 नंबरी, ये हमारी तस्वीरें खींच खींच के हमारी कॉपी करके आपने बड़ी करते हैं। इंपॉर्टेंट बात की है, मैं ब्रिगेडियर साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ब्रिगेडियर साहब, वो यकीनन ये बात तो है, इट्स नॉट द गन, इट्स मैन बिहाइंड द गन, लेकिन इस मरतबा ये जब कहते हैं कि जब इस तरह के वॉर थिएटर्स सजते हैं दुनिया के अंदर, तो पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही होती है, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ को भी, उसके इस्तेमाल को भी, उसकी प्रेसिजन को भी, उसके सक्सेस रेट को भी। तो इस मरतबा बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट नहीं था कि जो वेस्टर्न एक बहुत बड़ा हेजमोनिक एक उनका जहन था कि जी जो चीज़ हम बनाते हैं शायद वो दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना सकता। जो इस मरतबा चाइना ने की टेक्नोलॉजी है, या चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से जैसे JF-17 थंडर बनाया गया, उसने कितना मुअस्सर जवाब दिया पूरी दुनिया को कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी बेहतरीन है और मैन बिहाइंड द मशीन और गन भी बेहतरीन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर, मैं तो इन वन वे आई टोल्ड ऑलरेडी, आई एम थैंकफुल टू नरेंद्र मोदी और इंडियन और गैंग ऑफ 4 जो बैठा है ना, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत कुमार डैवल, मोहन भागवत और ये जितने चेले चाटे हैं उसके, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए कि हमने जो भी चीज बनाई थी, हमने गजनवी बनाया, अब्दाली बनाया, शाहीन 1, शाहीन 2 मिसाइल बनाए, शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाए, लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए, बैलिस्टिक्स मिसाइल बनाए, क्रूज मिसाइल बनाए, इंडिया ने भी बनाए, हमने भी बनाए। हमने और जी इसके ब्रिगेडियर साथ साहब, आप अपनी बात जारी रखिएगा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रिगेडियर साहब, आप बात कर रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि हमने इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी, जैसे मिसाइल से JF-17 थंडर का आप जिक्र कर रहे थे, J-10 जो पाकिस्तान ने इंडक्ट किया था, उसके ऊपर BVR जो PL-15 मिसाइल्स वगैरह जो लगाए थे और जो आपने मिसाइल्स बनाए थे, ये तमाम के तमाम मिसाइल्स जो हैं ये रेंजेस पे टेस्ट हुए थे। और रेंज का टेस्ट जो होता है वो पता है आपको कि वो सिर्फ एक उसकी लॉन्च देखने के लिए और कैरी फॉर वॉर हेड कैरी करने के लिए, उसका इम्पैक्ट जब वो गिरता है तो इतना नजर नहीं आता है, वो उस रेंज तक। अब जो इस वक्त जो लाइव टेस्टिंग हमने की है और जो लाइव उसका प्रैक्टिकल जो अमली मुजाहरा हमने किया है, उसमें उस लॉन्च का, उस मिसाइल का इफेक्ट आपको नजर आ गया है। JF-17 थंडर का इफेक्ट आपको नजर आ गया है। J-10 जो मिसाइल दे के गया और जिससे रफेल गिराया है, वो प्रैक्टिकली अमूमन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जंगें कम होती है तो बाद दफा वेपन इस्तेमाल नहीं होता और नया वेपन आ जाता है। तो ये इंडिया ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया और आप देखिए कि हमने उस अपॉर्चुनिटी के जरिए 100% किल हासिल की। यानी अल-फतह मिसाइल जो हमने लॉन्च किया, इसका एक तो मिसाइल होता है, इसका लॉन्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका इम्पोर्टेंट लॉन्चर जो था उसको MLRS कहते हैं, जो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, जहाँ से वो मिसाइल कंप्यूटराइज करके रेंज फीड इन करके लॉन्च किया जाता है। तो वो जहाँ जहाँ वॉर हेड आपने उसको लेके और जिस तरह कंप्यूटर पे जो भी आपने उसके ग्रेडियंट डाले थे, जो रेंज डाली थी, जो उसका टेक्निकल डाटा, वो वहां तक पहुंच गया। तो ये दुनिया ने देखा, जैसे आप कह रहे थे कि हमारी मार्केट जो है वो शोकेस हो रही है,
उसके बाद ड्रोन्स पाकिस्तान ने बनाए बहुत सारे, ड्रोन्स पाकिस्तान ने खुद भी डेवलप किए, टर्की के साथ मिलकर भी डेवलप किए, चाइना के साथ भी मिलकर डेवलप किए। तो एक सुबह खबरें चल रही थी कि दिल्ली की फिजाओं में ड्रोन का राज, उसके बाद वो ड्रोन उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सके क्योंकि उधमपुर एयरफील्ड पे जो, मैं उसको सुसाइडल मिशन ही कहूंगा, जो पीएफ के जो हमारे शाहीन गए थे उधमपुर के ऊपर S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए, इट वाज अ सुसाइडल मिशन। ये तो नहीं डरते। इतनी बड़ी ड्रोन, इतने बड़े सिस्टम से गुजरना, इवेट करना, टारगेट पे जाना, अपना पेलोड जो है उसको रिलीज करना और उसके बाद वापस आना। कहने को तो ये एक सेकंड में हमने कह दिया, लेकिन अनहार्म्ड वापस आए जी, अनआर्म्ड वापस आए, और अल्लाह का शुक्र है वापस आए, क्योंकि वो तो लिख के चले जाते हैं कि जी हम जा रहे हैं, शायद वापस आए शायद ना वापस आए, लेकिन इस वतन के लिए हमारी जान हाजिर है। तो ये जो हमने चीज बताई है, अब उसमें वेस्टर्न मीडिया को ये तो यकीन हो गया ना, और वेस्टर्न पार्ट को भी यकीन हो गया कि पाकिस्तान इज अ पावर टू बी रिकग्नाइज्ड। मीम्स का भी दौर है, मीम्स का भी एक महाज है जिसपे भी इंडिया को वहां से भी शिकस्त का सामना है। तो वो कहते हैं कि रफेल से तो अच्छा तो बड़ा ही तैयार है, वो पहले पहुंच जाता है। ये बात भी तो है ना, आजकल मीम्स का भी तो बड़ा सिलसिला है। तो पाकिस्तानी कहाँ पीछे रहते हैं मीम्स में भी। और चाइनीज, बिल्कुल सही बात है, बल्कि उन्होंने एक और मीम चाइनीज का जो बनाई नगमा है, है वो आप देख लें तो आप परेशान हो जाए, जो उन्होंने रफेल के हवाले से बनाया है। अच्छा चलें ब्रिगेड साहब, जरा बात कर लेते हैं न्यू नॉर्मल के हवाले से। हमने न्यू नॉर्मल देखा इंडिया का कि इन्होंने बालाकोट किया, उसके बाद फिर न्यू नॉर्मल इन्होंने पुलवामा करके बताया, और उसके बाद फिर उन्होंने ये सिलसिला जो उन्होंने 6 और 7 को किया, सिंदूर, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, और उसके ऊपर भी जो मीम बन चुकी हैं, अब तो वो परेशान ही हो गए हमने क्या नाम रख दिया है। तो हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, ये अब उस न्यू नॉर्मल का, न्यू नॉर्म का जो इंडिया ने एक अखज़ कर लिया था अपनी ख्यालाती और तसव्वुराती दुनिया में, उसका इख्तिताम बाकायदा बाज़ाब्ता हुआ चाहता है। इंडिया की तरफ से मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता कि वो किसी चीज से सबक सीखेंगे। देखिए ना, अगर उन्होंने सबक सीखा होता तो बालाकोट में जब हमारे तैयारों ने उनके अभिनंदन को यहाँ पे गिराया था, और एक सू जो है वो इंडिया में गिरा था, और उसी कंफ्यूजन में उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर MI-17 जो है उसको मिसाइल से टारगेट किया था, और उसके अंदर 13 अपने एयरफोर्स के एहलकार जो है वो मार दिए थे। तो उनको वहां से कुछ सबक सीखना चाहिए था ना, कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है। फिर बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे इंडियन वफूद से हमारे एयरफोर्स के लोगों की मुलाकात हुई, कुछ मैं जानता हूँ रिटायर्ड लोग हैं उनकी मुलाकात हुई, उनको उनके थ्रू एक मैसेज डिलीवर किया गया था इंडिया को कि वी विल टीच यू अ लेसन। और पाकिस्तान की एयरफोर्स जिस तरह पे है वो आपको पता ही है, और जो उनकी कैपेबिलिटी है वो पूरी दुनिया जानती है। तो अब इसके बावजूद जो है आप अगर उससे खेलना चाहते हैं, और आप, ये तो इसका मतलब है कि आपने सबक नहीं सीखा है। सबक सीखना होता तो आप उस वक्त सीख जाते जब आपको, उस वक्त उन्होंने क्या किया। देखिए ना, ये जो आप ख्याली दुनिया कह रहे हैं ना, असल में ये एक इनकी जहन का खन्नास है जिसमें इन्हें मजहब और पॉलिटिक्स को घिसा लिया है। और वो जो मजहब और पॉलिटिक्स को है वो सारा का सारा एक्सट्रीमिज्म और दहशतगर्दी पे मबनी है। उसमें उन्होंने मजहब की अपनी वर्जन निकाल के कि जी हम हिंदुत्व के ऊपर दुनिया को तबाह कर देंगे, हम ज़ियोनिज्म के ऊपर दुनिया को तबाह कर देंगे, हम ज़ियोनिस्ट और हिंदुत्व मिल जाते हैं, इजराइल और इंडिया मिल गए, ज़ियोनिज्म और हिंदुत्व का मिलाप हो गया, अब तो जी हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। इजराइल ने भी कभी किसी जमाने में उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दुनिया में एक ही दो ही मुल्क हैं जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बने, एक हम है और एक पाकिस्तान है। तो हमें सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से, और लोकेटेड पाकिस्तान से कितने दूर है। उन्होंने इंडिया को एडवाइस किया था कि आपको भी पाकिस्तान से खतरा होना चाहिए। तो अब वो चीजें जो उनके जहन के अंदर बैठ गई हैं, और वो जो गैंग ऑफ फोर टॉप पे बैठा हुआ है जो पूरी इंडिया को इसमें तबाह कर रहा है। आप देखिए ना, अगर आप अपना इसके बीजेपी के जो जितने भी रहनुमा हैं, MLAs हैं, इनका आप अगर फिगर निकालें, उनमें 58% करप्ट लोग हैं जिनके खिलाफ या तो कत्ल के पर्चे हैं, या अकलियतों पे जुल्म ढाने के पर्चे हैं, या रेप के पर्चे हैं, या करप्शन के पर्चे और प्राइम मिनिस्टर पकड़ लेना, प्राइम मिनिस्टर को देख ले आप, उसे गुजर ऑफ गुजरात कहा जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर ऐसा होगा तो फिर आप देखें जो उनका CM है यूपी का, योगी आदित्यनाथ, वो भी माना तरमाना हुआ, वो भी बदमाश है। तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये इस किस्म की जो गैंग जो जब जमा हो जाता है, जो कसाब भी होता है, जो हिटलर भी होता है, जो मैसलिनी से भी कमतर तरीन होता है,
जिसके जहन की जलालत जो है, जिसके जहन की कमीनगी आपको उसके अल्फाज में नजर आ रही आप हमारे साथ रहे। मैं ज़रा बाबर गौरशी साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। पाकिस्तान ने जो इंडिया का एक हिजमोनिक सिस्टम था, जो उसने एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि जी हम जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, उसके अंदर बहुत आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने साइबर हमले करके उनका ये जोन भी ख़त्म कर दिया है। साइबर हमले हुए हैं जनाब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और यूनिक आइडेंटिटी फिक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया, उनका डेटा लीक कर दिया गया। इस तरह से जो मजीद हैं, क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन है, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड है, भारत अर्थ मदर लिमिटेड है, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन शामिल है। कितना बड़ी कामयाबी है साइबर सतह पे। अभी तो कई उनके कहते हैं वो कई इलाके ऐसे हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं। बिल्कुल यासर, आपने ठीक कहा कि जो उनको एक सुपेरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है ना हर चीज़ में। पहले वो कहते जी हम जो है सुपीरियर है इस रीजन में, फिर कहते जी हम वर्ल्ड में हैं, हम फोर्सेस के हिसाब से हैं। फिर वो कहते थे कि जी आईटी जो है स्टार्ट ही भारत से होती है, तमाम की तमाम जितनी आईटी की कंपनीज हैं उनकी जो आउटसोर्सिंग होती है वो भारत में है और हमारे पास इसकी तमाम सॉल्यूशंस हैं। कोई हमारा जो ये सिस्टम है इसको वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता इसको। वो क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हमारी अच्छी है कि इसके ऊपर अटैक करना तो बहुत दूर की बात, इसकी तरफ कोई देख नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हमारे जितने भी सिस्टम है वो साइबर सिक्योरिटी का हो, वो आईटी का हो, वो जिस तरह आपने इनकी कंपनीज के नाम लिए हैं, वो पाकिस्तान ने बाकायदा जो एक प्लान करके ये अटैक्स किए ताकि उनको एक बताया गया है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास आपसे अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छा, है। वैसे और लाइटर नोट भी कह सकते हैं, वैसे महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं क्योंकि उनका जो बिल शेल है ना इस पर ही नहीं आएगा, क्योंकि उनके कमर्शियल और घरेलू मीटरों का सारा रिकॉर्ड उड़ा दिया गया है। जी, ये तो लाइटर नोट पे है, लेकिन बात लेकिन ये असल में हुआ है। असल में हुआ। अब देखिए उनका जो सारे का सारा जो ग्रिड का था सिस्टम वो सारे का सारा कोलैप्स हो गया है और इस वक्त 70% जो इंडिया है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। अभी तो चूंकि दिन का है, रोशनी है, लेकिन जैसे ही रात होगी फिर अंधेरा उधर छा जाएगा। वैसे उन्होंने मोमबत्तियां पहले उनको दिलवाई। जी हाँ, मोमबत्ती। अभी आप देखेंगे उनके जो स्टोन एज आ गया भारत में, जो हमें कहते थे कि हम आपको स्टोन एज के लेके जा, बात की आपने आप भारत में स्टोन एज आ गई है। जो अपने आप को कहता था कि जी इकोनॉमी में भी हम बेहतर हैं, सिक्योरिटी में भी हम बेहतर हैं, डिफेंस में भी हम बेहतर हैं, फॉरेन अफेयर्स में भी हम बेहतर हैं, एजुकेशन में भी हम बेहतर हैं, हेल्थ के हवाले से भी हम बेहतर हैं। कोई दुनिया की ऐसी वो नहीं थी चीज़ जिसमें वो नहीं कहते थे हम बेहतर हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब उन्होंने पंगा लिया तो उनकी तमाम की तमाम जितनी वीकनेसेस थी वो आपके सामने आ गई। वो डिफेंस के हवाले से देख लें, सिक्योरिटी के हवाले से देख लें, आप देख लें साइबर ये अटैक्स के हवाले से देख लें, हमारे शाहीनों के हवाले से देख लें। हमने उनको बताया है कि हम हर जगह आपसे आगे हैं, बेशक हम आराम आराम से चलते हैं। अच्छा, लेकिन बैरी इसका मास मकसद पे भी इनको अपने बैरी बेड़े पे बड़ा गुरूर है, उसके भी इंशाल्लाह हमने इंतजाम किया हुआ है, बस आजमानी की देर है। जी, बैरी हवाले से भी बात है। वो देखें उन्होंने एक तो आपने देखना कन्वेंशन में भी उन्होंने अपने आप को चेक कर लिया है, एयरफोर्स के हवाले से भी चेक कर लिया है। अब रह गया बैरिया, तो बैरिया का भी उनको जो जोम है वो भी उनके सामने आ जाएगा। हमारी बैरिया उनसे बहुत अच्छी है और हमारी बैरिया जो है प्रोफेशनल है। उनकी तरह ये नहीं है कि बॉलीवुड की मूवीज़ बना ली, उसमें बैरिया के ऊपर बना ली, एयरफोर्स के ऊपर बना ली, इसी तरह आपने कन्वेंशन वॉर के हवाले से बना ली और बताया कि जी हमने ये चीज़ फतह कर ली। ये तो वो ये समझ रहे थे कि ये हॉलीवुड की मूवी है और उसका एक सीन है, हमने जाना है, हमने अटैक करने और चीज़ें हो जानी है। लेकिन बात यह है कि जो विलन सामने था वो पाकिस्तान था, उसने बताया है कि यहाँ आप आ नहीं सकते। ठीक है एक्सीलेंसी, व्हाट नेक्स्ट? अगर सूरत हाल देखी जाए तो इसको रोकना भी है। पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, पर हम कौम में जारियत मुसलत की गई, मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपकी इस तकब्बुर से हम मरूब नहीं होंगे। कोई और हो सकता है, हम नहीं हो सकते। अब आगे क्या होगा? सफारती जो विंडो है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, टू कम टू नेगोशिएटिंग टेबल दोनों पार्टीज़ को विलिंग होना होगा। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, फरमाएं बायलैटरलिज्म का तो अब मामला नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ऐसा मक्कार दुश्मन है कि जब भी बायलैटरली आया है उसने अपनी बात से पीछे गया है। अब देखें वर्ल्ड बैंक उसके साथ है, IWT के साथ, फिर भी उसके साथ नहीं रहा। अब जब तक थर्ड पार्टी नहीं आएगी तो बायलैटरल तो कोई फायदा नहीं है ना और करने का। इसीलिए कश्मीर का इशू देखें, इसने आपको याद होगा 2019 में अगस्त में एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 विच इज इरेलेवेंट टू अस, इट इज देयर इंटरनल मैटर। लेकिन उन्होंने दुनिया को कहा जी कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है। आज खुद वो दुनिया के आगे जा रहे हैं कि जी कश्मीर में ये हो गया, दे हैव इंटरनेशनलाइज्ड इट देमसेल्व्स।
हम बहुत कहते बहुत रहे सही आपने बात की कि अब एक विंडो क्रिएट हो गई है हाँ। कि भाई कश्मीर के लिए तो हुआ है। एग्जैक्टली तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी अब सारी दुनिया की आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं यासिर, देर ऑल टॉकिंग अबाउट द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर, जो कि पहले नहीं कहा जा रहा था, कश्मीर को साइलेंस कर दिया गया था। आज उन्होंने खुद उसको मान लिया कि वो कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और उसकी वजह से ये इंस्टेबिलिटी आ रही है। और अब दुनिया भी मान रही है कि जब तक मैन शाइमर का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उसने कहा साउथ एशिया की पीस का एक ही है सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ कश्मीर। और सोल्यूशन ऑफ कश्मीर कैसे होगा? थ्रू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। सही है। इट कैन नॉट बी डन बायलेटरली। और ये हम चाहे वो मार्को रूबियो हैं, चाहे वो कोई भी हैं जो हमें सलासी का वो ऑफर दे रहे हैं, वी साल्सी। ग्रेटफुल फॉर देम, साल्सी का, बट it is very clear for us, Kashmir cannot be resolved bilaterally. It has to be resolved at International Forum of United Nations Security Council, और उसकी resolutions के सही। मुताबिक उसकी implementation इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंश्योर करानी है कि वो हो ठीक। एज पर द रेजोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। और ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी व सारी है। कुछ देर के लिए अब देंगे न्यूज़ ब्रेक से जब आएंगे तो आप तक हम अपडेट्स भी पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की कामयाबी भी पहुंचाएंगे, और सफारती महाज पे जो कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। साथ रहिएगा।